नमस्कार। योगा अभ्यास से बेहतर कुछ भी नहीं, है ना। योगा अभ्यास से फायदे ही फायदे हैं, लेकिन अगर असावधानी पूर्वक किया जाए तो नुकसान होने के चांसेस भी है। तो हमारे सेंटर पे जो भी स्टूडेंट आते हैं तो हम उनसे पहले एक इस तरह का एक फॉर्म भरवा लेते हैं, ठीक है ना। उस फॉर्म के अंदर उनका सभी कुछ बायोडाटा वगैरह लिखवा करके, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, है ना, व्यवसाय क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है ना, फिर योग क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है ना, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, जितनी भी जो कंप्लेन है और प्रॉब्लम्स वगैरह वो यहाँ पे डिजीज की लिखवा लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक्स, डायरिया, ओवरवेट, कोल्ड, वर्टिगो, स्किन डिजीज, जो भी उनके प्रॉब्लम है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, अगर वो अधीरता वगैरह, इंसोम्निया है ना, एंग्जाइटी है, सेंसिटिवनेस, वीक टायर्ड महसूस करते हैं, तो ये सभी कुछ चीज़ें। और उसके साथ में जो बीपी है, रक्तचाप है, हार्ट प्रॉब्लम है, सर्वाइकल, कमर गर्दन दर्द, ये विशेष रूप से पूछते हैं कि आजकल ये कमर गर्दन दर्द की बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, ठीक है ना। तो उसका विशेष रूप से, ताकि उनको कौन से आसन न कराया जाए, ये प्रिकॉशन रहती है। हर्निया या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हुआ है तो भी वो भी चीज़ें हम पूरा इस फॉर्म के अंदर भरवा लेते हैं। और फिर ये सभी चीज़ें लेडीज़ के लिए स्पेशली जो पीसीओएस पीसीओडी है ना, ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा आती है, खास और थायराइड प्रॉब्लम होती है, तो इसको ज़रूर पहले नोट करवा लेते हैं। और उसके बाद में उनकी जो बॉडी टाइप के अनुसार जो है उनको योग करने के लिए, योगा एज पर योर बॉडी टाइप, है ना, वात पित्त कफ देख करके उसके अनुसार उनको योग की तैयारी के लिए कराते हैं। तो योगाभ्यास में जो भी आते हैं तो उनके लिए क्या क्या सावधानियां कैसे, तो नंबर वन, एक तो अभ्यास के लिए ढीले सूती वस्त्र पहने, ठीक है। कोशिश ये करते हैं कि सूर्योदय से पहले योगाभ्यास करा जाए, लेकिन जो जैसा संभव है उसी के अनुसार ही चलना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर की पहले एडवाइस ले लें। हल्के कपड़े पहने, लड़के लोग जो ट्राउज़र पायजामा और टी शर्ट, लड़कियां जो टी शर्ट सलवार वगैरह पहनती है, लड़कियों के लिए विशेष करके वो इंसर्ट करें, है ना। अगर वो शर्ट को इंसर्ट नहीं किया हुआ है तो फिर जब भी वो इन्वर्टेड पोज वगैरह करते हैं तो सारा ध्यान कपड़ों पे चला जाता है और वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर उनको अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो थोड़ा आराम, वेट वेट करना पड़ेगा, है ना। सही तरीके से धीरे धीरे अभ्यास से तुरंत कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। डेली करें। योगाभ्यास में प्रवेश करने से पहले जो शास्त्रोक्त बात है ना, तो वो है कि शुद्धि क्रियाओं के पश्चात योग में प्रवेश करें। शुद्धि क्रियाएं कौन सी? नेति, धोती, बस्ती, नौली, ताटक, कपाल भातिश्च सठ कर्मणि। अच्छा, कम से कम ये है कि नॉस्टिल्स एक ज़्यादा रुका हुआ है तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि नाक में तेल डाल दें, 6 बिंदु तेल डाल दें, हमारे सेंटर पे हम रखते हैं, ताकि अगर मान लीजिए कोई कोल्ड कफ के अंदर है और उसका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ही चल रहा है तो फिर और ज़्यादा वो कोल्ड कफ के अंदर आ जाएगा। तो उससे पहले जो हम लोग कपालभाति में भी अल्टरनेट नॉस्ट्रिल कपालभाति कराते हैं, ताकि नॉस्ट्रिल्स काफ़ी कुछ में उसमें रिलीफ मिल जाए, है ना। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो योगाभ्यास जब शुरू करें तो कोई हड़बड़ाहट नहीं, है ना। सबसे पहले सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, माइक्रो सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो हमारा हो, है ना। एकदम नहीं कराते हैं, मसल्स को एकदम एक्टिवेशन में नहीं कराते, उसके बाद में सूक्ष्म योगिक क्रियाएं कराते हैं, ताकि हमारा जो पूरा शरीर है वो योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाए, है ना। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में, उन अभ्यास के बाद में सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराते हैं, और जिसको भी धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। सूर्य नमस्कार का पहले दिन 2 बार कराया, फिर 3, फिर 4, ऐसे एक एक क्रम उसको जोड़ते रहते हैं, ताकि कोई नुकसान होने का चांसेस नहीं हो। और उसके बाद में योगाभ्यास कराते हैं। भोजन और योगाभ्यास के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। 3 घंटे, 3.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। नाश्ता भी किया है तो करीब 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। ध्यानस्थ होकर के योगाभ्यास जब भी करें आप ध्यानस्थ होकर के करें, क्योंकि आपका जो थॉट कल्चर है ना वो भी अंदर प्रवेश कर रहा है।
खास करके प्राणायाम के समय में कोई बातचीत वगैरह टीवी देखते हुए वगैरह नहीं करना चाहिए, है ना। योगाभ्यास के बाद में प्राणायाम करें। कपालभाति वगैरह ये जो शुद्धि क्रिया है वो तो पहले की जाती है, लेकिन जो प्राणायाम सेशन है वो योगाभ्यास के बाद में ही करना चाहिए। और ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, है ना, आफ्टर 55, तो इन लोगों को हम 2 मिनट का जनरली ब्रेक दे देते हैं, ताकि, है ना, पानी पेशाब की उनके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाए। अगर यूरिनरी ट्रैक अगर हमारा ब्लैडर में खाली नहीं है तो यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। उसके बाद में प्राणायाम करें। अभ्यास के लिए पहले स्नान करें, अगर ऐसा संभव नहीं हो तो हाथ मुंह धोकर के आएँ। और अगर अभ्यास के बाद में स्नान करते हैं तो उसमें 15-20 मिनट का थोड़ा गैप देना चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है थोड़ा टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना। जितने भी अभ्यास करें उनको स्लो रिलैक्स ढंग से करें, कोई झटका नहीं दें। और हर आसन के बाद में एक 9 सेकंड का रिलैक्सेशन दें, अपने आप को एक ऑटो सजेशन दें, रिलैक्स, ताकि जो वर्क हुआ है ना वो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन पहुँच करके और वो ठीक हो सके। ज़्यादा थकान वाली क्रियाएं नहीं करें और एक साथ नहीं करें। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हो तो उसको 2 टुकड़ों में कर दें, सुबह और शाम उसको इस तरह से जोड़ना चाहिए, इस तरह से करें। खास करके जो प्राणायाम है, प्राणायाम में स्लो रिलैक्स डीप जेंटल ब्रीदिंग तो होगा ही। अगर आप तेज़ी से श्वास भरेंगे, हाँ थोड़ी सी वार्म अप के लिए भस्त्रिका क्रियाएं वगैरह कराई जाती है, लेकिन वो प्राणायाम नहीं है। जितना आप फास्ट करेंगे तो इट विल फॉस्टर योर ईगो, आपका अहंकार बढ़ेगा। तो प्राणायाम हमेशा स्लो करना चाहिए। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात है प्राणायाम के लिए कि आप सजगता के साथ में करें। उस समय आपके चित्त में प्रसन्नता हो। अगर आपने कोई थॉट कल्चर गलत है तो वो भी अंदर श्वास के साथ में प्रवेश करता है ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्टिवेशन होता है उस समय, है ना। आगे का जो फ्रंटल ब्रेन है हमारा वो काम करता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, सामने कोई टीवी बातचीत करते हुए, है ना, लड़ाई झगड़ा करते हुए इस तरह के नहीं करें। बड़े शांत चित्त होकर के डूब जाए, सिर्फ श्वासोश्वास में ही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है जो लेडीज़ के अंदर माहवारी में योग न करें, अगर स्थिति ठीक लगे तो करें भी, तो इन्वर्टेड पोज न करें, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। कॉन्स्टिपेशन में भी योग कर सकते हैं, है ना। अगर पेट साफ नहीं होता तो कोई ज़रूरी नहीं, फिर कॉन्स्टिपेशन ठीक कैसे होगा। लेकिन इन्वर्टेड पोज वो भी नहीं करें। जो माहवारी के दिन भी जो इन्वर्टेड पोज, सर्वांग आसन, सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन और शीर्षासन, ऐसे आसन नहीं करें। प्राणायाम सजगता के साथ करें। आसन के बाद आंखें बंद करके थोड़ा रुके, एक 9 सेकंड का रिलैक्सेशन दें, ताकि वहाँ पे वो उसका फ़ायदा मिले। अच्छा, अब आता है कि थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं। इन जनरल 14 से 16 आसन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन थेरेपी के लिए उनके लिए करीब 4 या 5 आसन सेलेक्ट कराए जाते हैं और उन्हीं 4 आसनों को 3-3, 4-4 बार कराया जाता है ना। तो वो उससे चिकित्सा होती रहती है, ठीक है। और आसन के बाद में, आसन करने के बाद में, प्राणायाम करने के बाद में आपको अगर कुछ खाना है तो थोड़ा सा 15-20 मिनट का गैप दे करके सबसे पहले आप फलाहार लें, है ना। मौसमी का जूस या मौसमी और एप्पल, ये अच्छे फ्रूट्स है। और भी जो सीजनेबल फ्रूट है वो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ ट्रीटमेंट की बात होती है तो विशेषकर हम ये 2 फल का सेवन के लिए कहते हैं। और उसके बाद में पहले ये लिक्विड ले लिया, है ना, जूस ले लिया। और उसके बाद में सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड के अंदर अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, धान, ऐसी चीज़ लेनी चाहिए। उसके बाद में आप कोई भी सॉलिड चपाती वगैरह उसके बाद में ले सकते हैं। और बीच में जब आसन भी करें तो बीच में भी पानी नहीं पिए। बहुत ज़रूरी हो जाए तो आप एक घूंट पर उसमें हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। और करें सभी कुछ आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर, ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके और उसमें कोई नुकसान होने की कोई चांसेस नहीं रहे। तो इस तरह से आप योग करेंगे, है ना। और फिर आता है जो जिन डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर के अनुसार उनका जो योग का शेड्यूल चेंज होता है, वो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, अन्यथा नहीं करें।
तो इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आपका जो योग है वो बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये पसंद आए मेरा प्रयास तो ज़रूर इसको लाइक, फॉरवर्ड और शेयर करें। आभार, धन्यवाद।